नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो JSSC लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है फुल पेपर टेस्ट का, उसको आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को ऑलरेडी देख चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है C4H8 कैन हैव टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, अर्थात कि C4H8 में कितना टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो सकता है। याद रखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर नॉट इंक्लूडेड, जियोमेट्रिकल आइसोमर को आपको छोड़ देना है, अर्थात कि जियोमेट्रिकल आइसोमर को यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप अपने कॉपी में खुद से देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। चलिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C4H8 का कितना होगा, इसका आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, C4H8 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए C4H8 को अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n होगा, अर्थात कि ये एल्कीन है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि कितना आइसोमर इसका बन सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, एल्कीन है अर्थात कि C डबल बॉन्ड C होगा। उसके बाद इधर एक H लगा सकते हैं, इधर H लगा सकते हैं, और यहाँ पे C2CH2CH3 लगा सकते हैं, और इधर H लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला आइसोमर इस टाइप से बन के आएगा। दूसरा इस टाइप से हो सकता है, देखिए C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 हो सकता है, इधर CH3 हो सकता है, इधर H हो सकता है, इधर H हो सकता है। ये दूसरा टाइप से हो सकता है। इसी का ट्रांसफॉर्म भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका केवल एक ही फॉर्म आपको यहाँ पे लेना होगा। उसके बाद इसी को और एक प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है CH2। ये तीसरा टाइप हो गया। यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार का ये नहीं कहा गया है कि ओपन चेन वाला यहाँ पे आपको आइसोमर लेना है या फिर साइक्लिक वाला आइसोमर लेना है। तो साइक्लिक वाला भी हो सकता है। देखिए, साइक्लोब्यूटेन, इसका भी फॉर्मूला C4H8 होता है, C4H8 होता है। तो ये भी आपका एक आइसोमर हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा। और एक इसका पॉसिबल है, देखिए ये भी आपका पॉसिबल है, इसका भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 होता है, C4H8। तो इतने प्रकार के आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। टोटल आपके हो गए 3 और 2 5, ठीक है। ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। 3, 2, 5 आइसोमर यहाँ पे आपका पॉसिबल है C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 5, ठीक है। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा, अर्थात कि सबसे बड़ा सबसे पहले होगा, उसके बाद सबसे छोटा, इस टाइप से आपको अरेंज करते हुए जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको अरेंज करना होगा। चलिए, इसको मैं सबसे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन याद रखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इस चीज़ को आपको याद करना होगा, ठीक है। देखिए, स्टेबिलिटी जितना कम होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। अर्थात कि हमें सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थात कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसका है उसको एक नंबर पे रखना होगा। अर्थात कि हमको ऐसा यहाँ पे स्पीसीज खोजना होगा जिसका स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, वो वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग को
सबसे लास्ट में ऐसे स्पीसीज को यहाँ पे खोजना होगा जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे चौथा नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है, और सबसे कम किसका होगा, जब जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा स्पीसीज को इसमें से खोजते हैं जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, वही सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, अर्थात कि जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा नंबर पे 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा, जबकि यहाँ पे तीसरा नंबर और चौथा नंबर पे देखिए दोस्तों 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात कि ये सबसे कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल होने का अर्थ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, एक नंबर का स्ट्रक्चर जो है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किस में होगा, 2 नंबर का स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को 2 चीज़ तो पता चल गया कि सबसे पहले में ये आएगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, तो 1 नंबर वाला सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे कम होगा 2 नंबर का स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं तीसरा और चौथा को, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है 6, तो अब इस यहाँ पे आप कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो अपोजिट साइड में है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होगा ये 0 होगा। तीसरा नंबर का जो स्ट्रक्चर इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जबकि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है। और दोस्तों डाइपोल मोमेंट 0 होने का क्या मतलब है, डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब है ये तीसरा वाला चौथे वाले से ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, अर्थात कि चौथा वाला पहले आएगा उसके बाद तीसरा वाला आएगा। चलिए आपको ऑर्डर पता चल गया, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 का होगा, और सबसे लास्ट हम लोग का क्या था, सबसे लास्ट हम लोग का 2 नंबर वाला था क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का यहाँ आएगा क्योंकि इस डाइपोल मोमेंट 0 है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चौथा नंबर से कम होगा इसका। उसके बाद चौथा नंबर सेकेंड नंबर वाले में आएगा। तो ये ऑर्डर आपका होगा। तो चलिए मिलाइए कि कौन सा ऑर्डर आपका करेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो पहला देखिए दोस्तों, ऑप्शन देख पा रहे होंगे 2 इज ग्रेटर देन, ये तो नहीं होगा। 1 यहाँ पे 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ये 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। नहीं, तीसरा नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा। देखिए सी नंबर आपका आंसर होगा, यहाँ पे पहला 1 नंबर होगा, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा। ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अच्छे से इसको देख लीजिए और मैंने कैसे कैसे समझाया है। अगर आपने नहीं समझाया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अर्थात कि सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा। दोस्तों मैंने बात किया जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, अर्थात कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका स्टेबिलिटी को खोजने का प्रयास कीजिए। ऑब्वियस सब बातें, देखिए यहाँ पे ट्रांस वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्रैकिंग ऑफ इथेन गिव्स मिक्सचर ऑफ C2H4 एंड H2, C2H4H2 एंड CH4। ऑप्शन सी है देखिए H2 एंड CH4, या फिर ऑप्शन डी है CH4। ठीक है। तो इसको आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। क्रैकिंग मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, हीट देंगे कोई। अगर यहाँ पे देखिए इथेन को हीट दिया जा रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, हीट दिया जा रहा है और उससे डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्रैकिंग ऑफ इथेन कहा जाता है। तो अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं हीट दे करके इथेन का, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है तो ये होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा C2H4H2 उसके बाद CH4। ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे एक चीज़ आप जानेंगे ऐसा कैसे होगा। चलिए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दिया गया है इथेन। इथेन कैसा होता है, CH3, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है,
इसको स्टेप 1 दे देते हैं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इसको हीट किया जा रहा है तो ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, CH3 डॉट बनाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रहा है मतलब पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप हो जाएगा। दूसरा आपका प्रोपोगेशन स्टेप होता है, ठीक है। प्रोपोगेशन या फिर स्टेप 2 को प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। तो देखिए प्रोपोगेशन स्टेप में ये जो CH3 डॉट बना, ये CH3 डॉट क्या करेगा, अन्य जो इथेन है उसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा CH3 डॉट, और यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ होगा, एक तो यहाँ पे CH4 बना देगा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया, CH4 बना देगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ जुड़ करके और एक फ्री रेडिकल बना देगा, ठीक है। देखिए CH3 CH2 डॉट, ठीक है। एक तो यहाँ पे CH4 बना दिया, उसके बाद दूसरा CH3 CH2 डॉट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहीं पे देखिए दोस्तों एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे एल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक आपका हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहाँ पे अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और एक हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ मिल करके, ये हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ मिल करके H2 बना देगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए CH4 एक मिल गया, और यहाँ पे देखिए एल्केन मिल गया, और यहाँ पे H2 मिल गया। तो इस टाइप से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, C2H4 मिलेगा, उसके बाद H2, उसके बाद CH4, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए 55 में आपको बताना है कि कौन सा सबसे स्टेबल एन ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, जिससे टर्मिनल एक दूसरे से बहुत, बल्कि जो आपका मीथेन ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होगा, रिपल्सन जो होगा, रिपल्सन यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम रिपल्सन मतलब ज़्यादा स्टेबल, तो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वाला जो आंसर है, ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है टोटोमरिज्म इज़ नॉट एग्जिबिटेड इन, टोटोमरिज्म किसमें शो नहीं करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला ऑप्शन में इसको क्या कहा जाता है, इसको मेरे ख्याल से इसको बेंजोक्विनोन की कुछ कहा जाता है, ठीक है। चलिए वो नहीं जानना है आपको। यहाँ पे देखिए टोटोमरिज्म कौन सा एग्जिबिट करेगा, ये कौन सा एग्जिबिट नहीं करेगा ये आपको बताना है। पहला है बेंजोक्विनोन ही कहा जाता है मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी है देखिए ये, ऑप्शन सी है, उसके बाद ऑप्शन डी है। चलिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको ये बताना है। टोटोमरिज्म इज़ नॉट एग्जिबिटेड इन, टोटोमरिज्म जिसमें शो नहीं करेगा। तो दोस्तों टोटोमरिज्म शो करने के लिए कोई एक आसपास हाइड्रोजन होना आवश्यक है, खास करके अल्फा पोजीशन पे देखिए दोस्तों हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तभी टोटोमरिज्म शो होगा। या तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन मिल जाएगा उसको तो टोटोमरिज्म शो कर सकता है, या फिर जो एडजेसेंट या ऑक्सीजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, या फिर जो हेट्रो एटम होते हैं जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर सल्फर में हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी सामने में, इसमें देखिए अल्फा में हाइड्रोजन इसमें मौजूद होगा, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों बेंजोक्विनोन में, ये बेंजोक्विनोन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है एडजेसेंट पोजीशन पे, जिसके कारण दोस्तों ये टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है देखिए, ए कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन द कंपाउंड वुड बी इफ ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड। ऑप्शन बी देखिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन आर रिफर्ड टू एज द एरोमेटिक सेक्सटेट। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन सी है, व्हेन ए कंपाउंड अटेन्स एरोमेटिसिटी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड। या फिर लास्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला जो स्टेटमेंट है,
एक कंपाउंड विद डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात कि बेंजीन के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि बेंजीन हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग सेक्सटेट कहा जाता है, ये भी सही है। व्हेन ए कंपाउंड अटेन्स एरोमेटिसिटी पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अर्थात कि ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपको बताना है आउट ऑफ 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर। इसमें बताना है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। अर्थात कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पोजीशन पे कौन अटैक करने देता है, अर्थात कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप उस सबको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 3, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जैसे CF3 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 59। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। आपको स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट कैन लूज प्रोटोन फॉर्मिंग एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोल रहा है कि ये कोई एक यहाँ पे प्रोटोन लूज करेगा, प्रोटोन यहाँ पे H दिख रहा है, प्रोटोन लूज करके यहाँ पे एरोमेटिसिटी को वापस लाएगा, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद इट कैन एड ए न्यूक्लियोफाइल फॉर्मिंग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड तो हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, खुद नेगेटिव वाला होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिंग दिख रहा है, तो ये अटैक तो कर सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑब्वियस सा बात है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए यहाँ पर कहा गया है विच इज हाइड्रेटेड टू मैक्सिमम एक्सटेंट, विच इज हाइड्रेटेड, मैक्सिमम हाइड्रेशन किस में होगा ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए, चलिए इसको साइड कर देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रांस CH3 CH डबल बॉन्ड CH या फिर ट्रांस ये वाला होगा या फिर ये वाला, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा ये आपको बताना है। हाइड्रेटेड, ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल नहीं, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, हाइड्रेशन ज़्यादा कब होता है, इधर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन जो प्लस चार्ज वाला स्पीसीज बनता है, कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होता है उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, ठीक है। तो वही चीज़ पूछा गया कि मैक्सिमम हाइड्रेशन, तो किसका मैक्सिमम यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, ये चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना के देखिए, कार्बोकेटाइन किस प्रकार से बनता है। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, OH का यहाँ पे एडिशन, हाइड्रेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, H2O, हाइड्रेटेड मतलब H2O यहाँ पे एडिशन हो रहा है, H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3, सिंपल सा एक एल्किन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होगा, HOH, ठीक है। ये डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे डेल माइनस का चार्ज होगा, यहाँ पे डेल प्लस का चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो CH3, यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद CH3 बनेगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना ज़्यादा, उसके बाद वाले पोजीशन में OH माइनस यहाँ पे ये वाला पोजीशन पे ऐड होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम हाइड्रेटेड कौन सा होगा, वो इस कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। और कार्बोकेटाइन का आपको जानते हैं स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको देखना है कौन सा, जैसे कि यहाँ पे इसका कार्बोकेटाइन अगर आप बन जाता है तो यहाँ पे CH यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है, यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ऊपर से यहाँ पे रिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट हाइड्रेटेड मैक्सिमम हाइड्रेटेड पूछा गया था, तो मैक्सिमम हाइड्रेटेड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वुड बी द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस यूज टू प्रिपेयर सिस नॉन 3 इन फ्रॉम 1 ब्यूटाइन।
1 ब्यूटाइन से आपको सीस थ्री नॉन क्या है सीस थ्री इन बनाना है, ठीक है, सीस नॉन थ्री इन बनाना है। तो कौन सा सुइटेबल यहाँ पे सीक्वेंस होगा या फिर कौन सा सुइटेबल कंडीशन होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 1 ब्यूटाइन मतलब इसका कैसा होता है, CH3 CH2, यहाँ पे एक नंबर पे ब्यूटाइन अर्थात कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ये 1 ब्यूटाइन से आपको क्या बनाना है, नॉन थ्री इन, यहाँ पे नॉन मतलब 9 कार्बन एटम वाला आपको यहाँ पे कुछ बनाना होगा, ठीक है। इन मतलब 9 कार्बन एटम वाला यहाँ पे अनसैचुरेटेड एक डबल बॉन्ड वाला आपको स्पीसीज बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटाइन दिया गया है, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन वाला कोई दिया गया है, ठीक है। 9 कार्बन एटम वाला यहाँ पे आपको यहाँ पे रिंग बनाना है। तो 4 से 9 कार्बन एटम वाला बना रहा है, मतलब 5 कार्बन एटम कहीं से तो लाना होगा, अर्थात कि 5 कार्बन एटम वाला कोई स्पीसीज यहाँ पे आपको एडिशन कराना होगा, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराना होगा। ये कॉमन सेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये आपको मिल गया ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पे देखिए पेंटेन अर्थात कि 5 कार्बन एटम इससे मिलेगा। उसके बाद NH2 NH3 यहाँ पे यूज़ करेंगे और H2 लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका इस कंडीशन से आप बना सकते हैं, नॉन थ्री इन फ्रॉम 1 ब्यूटाइन से ये सारे कंडीशन लगा करके आप नॉन थ्री इन बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। ये आपका एल्काइन का रिएक्शन में आप पढ़ेंगे। एल्काइन का रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसे आप उसमें पढ़ेंगे, चेन लेंथनिंग रिएक्शन इसको कहा जाता है। चेन का यहाँ पे लेंथनिंग, लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, Cl2H2 एड्स टू एल्कीन। यहाँ पे इस एल्कीन में Cl2H2 ऐड किया जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा ये आपको बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन याद कीजिए, कल ही हम लोग जो पार्ट 1 किए थे उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन एक देखे थे, ठीक है। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बना था ना हम लोग का, इस टाइप से Cl यहाँ पे प्लस बना था, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ये आपको बताना है। देखिए हमारा एल्कीन दिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन दिया गया है और रिएक्शन करवाया जा रहा है Cl2, उसके बाद वाटर तो बाद में ऐड होगा, पहले Cl2 का काम खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस Cl और Cl ये दिया गया है। एक Cl के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, एक Cl के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें अटैक करेगा, और आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा RCH और इस टाइप से यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे कैटायन आएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में भी किया था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। देखिए यहाँ पे एल्कीन दिया गया है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NH4Cl के साथ Cu2Cl2 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया ऑप्शन CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu, या फिर ऑप्शन बी दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर CH यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड CCu, या फिर लास्ट ऑप्शन है, ये वाला लास्ट ऑप्शन है। चलिए देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। रिएक्शन ऑफ एल्कीन में एल्काइन में इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्काइन दिया गया है Cu2Cl2 यहाँ पे, अर्थात की प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट, अर्थात कि यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कुछ हम लोग रिएजेंट बना रहे हैं। Cu यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे ऑर्गेनिक और मेटलिक मिलकर के ये बना रहा है। तो ये एल्काइन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th-12th में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट फ्रॉम एल्काइन, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर NH4Cl और Cu2Cl के प्रेजेंस में आप यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। CuC ट्रिपल बॉन्ड Cu, ये तो जो C है इधर Cu और इधर Cu ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CH ये ट्रिपल बॉन्ड CH था ना, तो इधर एक Cu जुड़ जाएगा, इधर एक Cu जुड़ेगा, इधर एक Cu जुड़ेगा, H हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट को देखिए और बताइए कि कौन सा क्या है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा साइट इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। कहा गया है पहला यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया है दोस्तों
क्या कर रहा है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो ये तो सही बुझा रहा है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप आर एक्टिवेटर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं एक्टिवेटर्स होते हैं, ऑब्वियस सा बात है, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। और ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर होते हैं, तो ये भी करेक्ट बुझा रहा है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटर्स एंड मेटा डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग तो एक्टिवेटर्स नहीं होते, ये डी एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है, डी एक्टिवेटर्स होते हैं, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। हेलोजेंस आर एक्टिवेटर्स एंड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर तो होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटर्स नहीं होते, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप होते हैं। Cl देखिएगा माइनस चार्ज लेकर के भागना शुरू हो जाएगा, तो ये एक्टिवेटर्स नहीं होते, डी एक्टिवेटर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, 1 और 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ए नंबर का करेक्ट आंसर होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 ही मुझे यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। आउट ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड आर। कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है? नहीं, ज़्यादा नहीं पूछा गया, ये यहाँ पूछा गया कि कौन कौन सा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, अर्थात कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे शो करेगा, वैसा कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ट्रस्ट में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और मैंने जितने भी वीडियोस करवाए हैं, अगर सभी वीडियोस को आपने ध्यानपूर्वक देखा है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड लेवल में कर रहे हैं और इससे कम ही लेवल में क्वेश्चन बनता है। हालांकि टॉपिक से यही सारा रहते हैं, लेकिन इसका जो लेवल रहता है वो इससे कम रहेगा। अगर अर्थात कि इस लेवल में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने सक जा रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज किस में शो करेगा, या तो कोई चार्ज होगा या फिर जिसके पास लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे Cl के पास लोन पेयर है, मतलब ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, या माइनस चार्ज है तो ये भी इधर घूमते रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया है, +2CH3COOH यहाँ पे Y बन रहा है, ए प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हीट करके B और C यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है C, हाइड्रेशन ऑफ C, यहाँ पे A क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो A बनेगा आपका, ठीक है, A क्या बनेगा, ए यहाँ पे बनेगा, ये वाला बनेगा यहाँ पे CH3, इसको CH3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हट करके CH हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा OOCCH3 होल 2, यहाँ पे ए वाला प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। Hg प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं, Hg प्लस कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से नहीं भी पढ़ा हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, तो ये बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिलेशन। जीरोथ ऑर्डर रिलेशन का कौन सा करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये आपको बताना है, मतलब कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जीरोथ ऑर्डर अगर आपने पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों ही चीज़ पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना है। ये सब का रेट लो, उसके बाद हाफ लाइफ, ये सब अगर पढ़े हैं तो आप सभी इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों तीनों ही रिलेशन देखिए एक ही टाइप का है, ठीक है। x इज इक्वल टू के टी वही है, यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू एक्स बटा टी वही चीज़ है, ये भी log x log t प्लस log t वही चीज़ है, तीनों ही, अर्थात कि यहाँ पे जीरो लो का यहाँ पे रिलेशन दर्शा रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये आपका जीरोथ रो का यहाँ पे रिलेशन नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं एक एक करके आपको रिविज़न करवा देता हूँ ताकि आपको भी याद आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे रिलेशन सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं के का वैल्यू के इज इक्वल टू 2.303, ये डेरिवेशन आता है, लंबा चौड़ा एक डेरिवेशन आता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये रेट लो है,
इसको और एक प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ए के टर्म में, ए इज इक्वल टू ए नॉट, सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म में भी आप ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद इसी का ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये होगा, और उसी को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं ए के टर्म में। उसके बाद टी हाफ, टी हाफ अर्थात के हाफ लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है 0.693, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और पिछले साल ये डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए। टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा इस बार। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख लीजिए। उसके बाद चलिए जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अभी हम लोगों ने देखा इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एक्स डिवाइडेड बाई टी, एक्स डिवाइडेड बाई टी होगा। ठीक है, इसी को लॉग के फॉर्म में हम लोग लिख रहे थे, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका टी हाफ जो होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, ये टी हाफ होता है, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जीरो लो का हाफ लाइफ याद रखेंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन के लिए भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर का इस टाइप से लिखा जाता है, k इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, k इज इक्वल टू 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट, ये होता है रेट कॉन्स्टेंट। उसके बाद टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k आर नॉट, ये टी हाफ होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तीन में से एक क्वेश्चन गारंटी देता हूँ आएगा, जो चीज़ मैंने तीनों बताया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड और यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए, तीन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ग्राफ बिटवीन लॉग T10 T50 मतलब ही टी हाफ होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, T50 मतलब ही टी हाफ लाइफ होता है। ठीक है, लॉग ए एक्सिस गिव्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हैंस ऑर्डर इज, अर्थात कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ खींचा गया, इधर लॉग ए है और इधर टी हाफ का ग्राफ है, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आ गया है, मतलब देखिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्ट्रेट लाइन आ गया है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ इस टाइप से होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इन थ्राइस ऑफ टाइम ऑफ 50% रिएक्शन, हैंस ऑर्डर इज, इसमें ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना, तो ये एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है टाइम ऑफ 75%, ठीक है, अर्थात कि 75%, टाइम ऑफ 75% ख़त्म होने में इसको टाइम लग रहा है 3 टाइम ऑफ 50%, ये ख़त्म होने में लग रहा है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला एक आता है, फॉर्मूला लॉग ए बाई ए नॉट, अर्थात कि इनिशियल और यहाँ ऊपर में आएगा जितना अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले 75% का निकालिएगा, उसके बाद 50% का निकालिएगा और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। और ऐसे में आपका जो ऑर्डर आएगा, करेक्ट ऑर्डर आएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, ये आएगा ऑप्शन सी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड हैव इन HNMR स्पेक्ट्रम, विनाइल क्लोराइड का यहाँ पे HNMR स्पेक्ट्रम में कितना सिग्नल देखने को मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो विनाइल कितना सिग्नल देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, HNMR मतलब होता है जितना हाइड्रोजन या फिर जितना प्रोटॉन इन्वायरमेंट आपका होता है उतना सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो विनाइल क्लोराइड बनाइए सबसे पहले और देखिए कि कितना यहाँ पे आपका प्रोटॉन इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। विनाइल कैसे होता है, यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, चलिए एल्किन बना लिए, उसके बाद कहीं पे Cl लगा दीजिए और बाकी जगहों पे H लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का यहाँ पे बन गया है, तो कितना यहाँ पे H या फिर प्रोटॉन इन्वायरमेंट है, देखिए ये एक प्रकार का H इन्वायरमेंट है, चलो ये एक प्रकार का मिल गया, मतलब एक प्रकार का सिग्नल यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को लग सकता है कि ये जो दोनों है, दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है, मतलब इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम नहीं है और इसका भी अलग अलग सिग्नल शो होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ट्रांस पोजीशन पे इसके अवेलेबल है, जबकि ये एक दूसरे का सीस पोजीशन पे है, तो यहाँ भी सिग्नल अलग अलग आएगा, मतलब ये भी अलग इन्वायरमेंट का होगा, ये भी अलग इन्वायरमेंट का होगा, तो 1, 2 और 3 सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है,
3 प्रोटॉन इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिग्नल होगा वो भी 3 प्रकार का यहाँ पे सिग्नल शो होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज स्केमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक का स्केमेटिक डायग्राम आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? ऑपोजिटली अलाइंड होते हैं ईच अदर के, मतलब एडजेसेंट जो होगा वो एक दूसरे के मतलब ऊपर नीचे होगा, अलग अलग होगा। कहाँ गया इसका ऑप्शन? यहाँ पे देखिए, मतलब एडजेसेंट जो भी यहाँ पे अलाइनमेंट होगा, ठीक है, वो एक दूसरे का ऑपोजिट साइड में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है एंटी फेरोमैग्नेटिक में। यहाँ पे देखिए एक ही साइड में है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चलो ये उल्टा उल्टा है, ये दोनों एक ही साइड में आ गया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये एक ही साइड में तो ये नहीं होगा। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये तो ये ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये एंटी फेरोमैग्नेटिक का अलाइनमेंट है। ऑप्शन डी एंटी फेरोमैग्नेटिक का आपको याद रखना है ऑपोजिटली अलाइन टू ईच अदर कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे एक दूसरे का देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं, इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है Zn प्लस ये बन रहा है 0.76 और इसका बन रहा है 0.44। यहाँ पे कहा गया द ईएमएफ फॉर द सेल, ईएमएफ आपको निकालना है। अच्छा ईएमएफ, ये रिएक्शन दिया गया है तो इसका ईएमएफ कितना होगा ये आपका निकालना है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला में बैठा के निकाल लीजिएगा। ई इजक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल इजक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और इसी में आगे होता है लॉग, यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2 प्लस है और उसके बाद Zn2 प्लस पहले आ रहा ना, तो Fe2 प्लस ऊपर में हो जाएगा और Zn2 प्लस का Zn2 प्लस यहाँ पे नीचे में हो जाएगा। इस फॉर्मूला में बैठा के आप निकाल लीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस 0.32 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए यहाँ पे इनॉट सेल निकालना है। इनॉट सेल तो वही फॉर्मूला में बैठेगा। इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनॉट सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के, लॉग के इसमें आप बैठा दीजिएगा। ठीक है, लॉग के इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया 1.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई उसके बाद यहाँ पर 0.059, तो के का वैल्यू आ जाएगा लगभग 10 पावर माइनस 37, 10 पावर 37 प्लस 37, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रक्चर शोन, ये डिफेक्ट से स्ट्रक्चर है, इसमें किस प्रकार का डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है? चलिए इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और बताइए किसमें किस प्रकार का डिफेक्ट है। देखिए यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पर ए प्लस आ गया है, तो यहाँ पे कैसा डिफेक्ट आपको शो हो रहा है? क्या ये स्कॉटकी डिफेक्ट है, क्या ये फेंकल डिफेक्ट है, क्या ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, क्या ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कैटायन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ए प्लस आ गया है, मतलब NaCl का एग्जांपल लीजिए Na प्लस और Cl माइनस का। मान लेते हैं यहाँ पे ए प्लस आ गया है मतलब Na प्लस, तो मेटल यहाँ पे आ गया है तो मेटल एक्सेस आ गया और कहाँ पे आ गया है? इंटरस्टिशियल, ऐसे साइड को इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फाँका जगह दिख रहा है ना, ये फाँका जगह आपको दिख रहा है तो ये इंटरस्टिशियल साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ आप किस लिए करते हैं? ठीक है, किसका यहाँ पे स्टडी करने के लिए? तो NMR मतलब ही न्यूट्रॉन मैग्नेटिक, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, प्रोटॉन का भी बिहेवियर का यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 76 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, ऊपर है शायद 76। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आरएनएस इक्वेशन है, ये भी खुद में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई आर टी, इसको कहा जाता है आरएनएस इक्वेशन। ठीक है,
यहाँ पे इससे के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑप्शन सी है, देखिए रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑप्शन डी है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ये जो आपको प्रोडक्ट पाने के लिए ये एनर्जी गैप को पार करना पड़ता है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अर्थात कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जब घटेगा तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंक्रीज करेगा एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ऑब्वियस सा बात है, जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपको इक्वेशन देखने का जो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, वैसे इस इक्वेशन से निकालना चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है के इज इक्वल टू दिया गया है, के इज इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है इसमें, ई ए बाई आर टी। इसमें दोनों तरफ एल एन ले लीजिए, एल एन के इज इक्वल टू एल एन, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एल एन बता देता हूँ थोड़ा सा, ये है ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये अलग अलग हो जाएगा, प्लस एल एन ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये जगह ही कम बच रहा मेरा, क्या ही करेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में आएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई ए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी से। अर्थात कि एक्टिवेशन एनर्जी जितना घटेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना बढ़ेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ठीक है। और के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। विच प्लेज ए मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा मेजर रोल प्ले करेगा ये आपको बताना है। ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेनली हम लोग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल का ही पढ़ते हैं, और इसका एक अलग से चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसको कहा ही जाता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ही अध्ययन करते हैं। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट भी शो करता है, लेकिन उतना ज़्यादा शो नहीं करता है। एक दो मुश्किल से एलिमेंट होंगे जो कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव कंप्लीटली फिल्ड 5f ऑर्बिटल। 5f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड किसका होगा ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को देखिए, NO है, LR है, CM है, बोथ A एंड B है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 78, किसका 5f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो देखिए NO, ठीक है, NO और यहाँ पे LR। NO को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नोबिलियम। क्या है, नोबिलियम। बच्चों ये नोबिलियम जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट है, ठीक है, और लॉरेंशियम से सब पहले आता है, ठीक है, लॉरेंशियम। LR क्या है, लॉरेंशियम है। ये 5f का लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम, याद कीजिए 5f का लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम है, उससे पहले NO आता है, 102 है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 5f14, 6d10 और 7s2 होता है, जबकि लॉरेंशियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f14, 6d1 और 7s2। यहाँ पे देखिए इसका जो 5f है ये फुल रहता है, इसका भी 5f फुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79।
यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड से संबंधित आपको करेक्ट कौन सा लग रहा है ये आपको चूज करना है। पहला देखिए ऑप्शन है दे आर कॉल्ड बर्थोलॉइड कंपाउंड। ऑप्शन बी है बच्चों दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट composition। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड आइदर बाय हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर और बाय चेंजिंग द चार्ज ऑन सम ऑफ द मटेरियल आयन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड से संबंधित ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट फाउंड बाय। सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले किनके द्वारा खोजा गया था? डीवाई हल्कल के द्वारा, कार्मेरलिंग ओन्स के द्वारा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो सुपर कंडक्टिविटी ये सबसे पहले खोजा गया था। केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ पता होगा, केमिस्ट्री में ज़्यादातर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। हालांकि इस चीज़ का यूज़ हम लोग माफ़ कीजिएगा ये फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट है इसका जवाब आपका मुंह में ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैमरलिंग ओन्स के द्वारा सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी खोजा गया था। कैमरलिंग ओन उनका नाम था। ठीक है, टोटल पूरा नाम इनका क्या था? हेइके, HEIKY, हेइके या फिर हेइक जो भी हो, हेइके कैमरलिंग इनका नाम था। और 1911 में इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को खोजा था, 1911 में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट पार्ट ऑफ आयर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द फंडामेंटल ग्रुप रीजन। फंडामेंटल ग्रुप रीजन किस पार्ट को कहा जाता है आयर स्पेक्ट्रम में, ये आपको बताना है। 400 से देखिए 300 सेंटीमीटर इनवर्स को 400 से 200 माफ कीजिएगा 4000 से 3000। ऑप्शन बी है देखिए 4000 से 2000। ऑप्शन सी है 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ऑप्शन डी है 3000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। किस पार्ट को आयर स्पेक्ट्रम के किस पार्ट को फंडामेंटल रीजन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है जेएसएससी में, पहला फंडामेंटल रीजन, दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का माफ कीजिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप रीजन कहा गया है, बाय मिस्टेक मैंने फंडामेंटल रीजन कह दिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इसका रीजन होता है 4000 से 1450 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रीजन होता है 4000 से लेकर के 1000। बच्चों फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है ये 4000 से लेकर के आपका 4000 से लेकर के 1450 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्यूरेट तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे राउंड फिगर में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ जो मैंने बता रहा था कि फिंगरप्रिंट रीजन भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है 1450 से लेकर के इससे लेकर के 500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। 1450 से लेकर के 500 सेंटीमीटर इनवर्स इसको कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। और फंक्शनल ग्रुप रीजन कहा जाता है 4000 से लेकर के 1000 सेंटीमीटर इनवर्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। E एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज जीरो होता है, हीट ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। ऑप्शन सी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज जीरो होता है, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा, अर्थात कि ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 माफ कीजिएगा 82 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन कौन सा है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और आप इसका आंसर अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का बच्चों यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो अन एब्जॉर्प्शन बैंड एट
2200 सेंटीमीटर इनवर्स 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पर किसका एब्जॉर्प्शन शो होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। चलिए ऑप्शंस को देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए कि 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पर किसका एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे 2200 के आसपास सी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो होता है वो इस रीजन में शो होता है। ठीक है, 2100 से लेकर के 2200 के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये शो होता है। तो यहाँ पे देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये वाला आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कॉलिजन थ्योरी से संबंधित कौन सा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अर्थात कि 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा, 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। तो वो स्टेटमेंट कौन सा है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़िए, इसको पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलिजन ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो है आपका ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, 50% कंप्लीट हो गया 1.26 इंटू 10 सेकेंड, हाउ मच टाइम वुड टेक फॉर 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, ये या फिर इनफाइनाइट टाइम लगेगा। चलिए तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि कभी भी 100% कोई भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, 100% कोई भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा ही। ठीक है, और जब जैसे ही 50% खत्म होगा, फिर से जब रिएक्शन स्टार्ट होगा फिर से 50% खत्म होगा, मतलब 100% खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर टाइम पूछता है कि 100% खत्म होने में कितना लगेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फिनाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इन्फिनाइट। यहाँ पे कितना भी समय लग रहा हो उससे आपको लेना देना नहीं है, 100% कंप्लीशन के लिए इन्फिनाइट समय लगेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोक्साइड फॉलोज द ऑर्डर एटॉमिक, यहाँ पे नंबर दिया गया है, देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एफी, इसका दिया गया। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो ये चीज़ आपको बताना। तो बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, लुईस बेसिक आपने पढ़ा होगा, अर्थात बेसिक कैरेक्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लुईस बेसिक किस में होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब हम लोग उसको लुईस बेस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा डोनेशन करने का प्रोबेबिलिटी होगा तो उतना ज़्यादा यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर होगा। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, आपका साइज डिक्रीज करेगा मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा दिखेगा टाइटेनियम में सबसे ज़्यादा दिखेगा, एफी में सबसे, एपी में सबसे कम दिखेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद जीआर, उसके बाद एफी, जीआर नहीं है इस क्रोमियम है, सीआर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर कॉज्ड बाय, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसमें हमें देखने को मिलता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से होता है, द इमिशन ऑफ लाइट से होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी ऑफ फोटोन से होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज कॉज्ड बाय, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बना है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। टेफ्लॉन, नायलॉन 6, ग्लिप्टल या फिर ऑर्लोन। तो ये बहुत अधिक फेमस एग्जांपल है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल मतलब ये देखिए यहाँ पे ग्लाइकोल से बना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, टल पीटल से याद रखना है आपको, थैलिक एसिड से बनता है। ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल से और थैलिक एसिड से बनता है, तो इसको याद रखना है। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, सिंथेटिक पॉलीमर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, एट लो प्रेशर द वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन दिया गया है लो प्रेशर में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। याद कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने वैन डर वाल्स इक्वेशन जब पढ़ रहा था उसमें z पढ़ा था, इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे z का वैल्यू पूछा गया है, मतलब ये इस इक्वेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन नहीं भी देता तो आप इसे निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे चलिए शुक्र है कि आपको ये इक्वेशन दे दिया गया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में इक्वेशन ना दिया जाए और आपको पूछा जाए कि एट लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, ये तो आप सभी जानते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन को। तो चलिए जो इक्वेशन दिया गया उससे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z को निकालते हैं। वीडियो को मैंने ऑन ही नहीं किया था, मेरे ख्याल से कितना दूर से छूट गया है अभी तो पता भी नहीं चलेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए दोस्तों मेरे ख्याल से इसको करवा दिया है तो फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को मैंने शुरू ही नहीं किया था, पॉज ही था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर कोज्ड बाय, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस में शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो शो होता है वो किसके कारण होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण, द एमिशन ऑफ लाइट के कारण, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ फोटोन्स, या फिर नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। तो दोस्तों द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर कोज्ड बाय, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसके कारण होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ फोटोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसके कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा यहाँ पे पॉलीमर ऑब्टेन्ड होता है। ऑप्शंस देखिए, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, ग्लिप्टल या फिर ऑर्लोन। कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। दोस्तों ये बहुत अधिक फेमस एग्जांपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिप्टल। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के कारण होता है। ग्लिप्टल किससे किससे बना होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्लिप्टल, ठीक है। ग्लिप्टल, ग्ली से आप याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, इस ग्ली से याद रखेंगे ग्लाइकोल से बना है इथाइलिन ग्लाइकोल, और पीटल से याद रखना है थैलिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। कोपोलीमर होता है ये ग्लिप्टल, और याद रखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का उदाहरण होगा ऑप्शन सी ग्लिप्टल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, एट लो प्रेशर द वैन डर वाल्स इक्वेशन इज रिटन एज। वैन डर वाल इक्वेशन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, यहाँ पे V इज इक्वल टू आर टी, तो इसको निकालना है। और इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अर्थात कि Z का वैल्यू, Z का यहाँ पूछा गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, याद कीजिए Z हम लोग पढ़े थे, वो Z का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये चीज़ वैन डर वाल्स इक्वेशन दे दिया गया है, अगर नहीं भी दिया रहता तो आप खुद से निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन दिया गया है उससे फाइंड करना है। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन जो दिया गया है, देखिए P प्लस, ऊपर में लिखता हूँ P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ये दिया गया है, V इज इक्वल टू आर टी, ये हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन दिया गया है। हम लोग को Z का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये V को अंदर घुसा देते हैं। तो अंदर घुसाएंगे तो क्या होगा, V इसके साथ भी इंटू हो जाएगा और इसके साथ इंटू होगा तो एक कट जाएगा, A बाई वी होगा इज इक्वल टू आर टी, हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर टी को इधर लाते हैं तो पी वी बाई आर टी हो जाएगा, यहाँ भी आर टी आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई वी आर टी ये होगा और इधर 1 होगा। ये जो टर्म है पी वी बाई आर टी, इसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं Z। ये जो टर्म हम लोग आया पी वी इज इक्वल टू आर टी, यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर टी वी, ये आपका Z का वैल्यू हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। देखिए ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैंने एक बार इस वीडियो को पूरा कर दिया था, ठीक है, 100 क्वेश्चन तक, लेकिन वीडियो पॉज ही था, मैंने देखा ही नहीं, तो यहाँ पे फिर से आपको करवाना पड़ रहा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप का यहाँ पे रेडिएशन का उपयोग होता है, किस टाइप का लाइट रेडिएशन का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, अल्ट्रावायलेट का उपयोग होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या फिर इंफ्रारेड।
बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार का रेडिएशन का उपयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव का यूज़ होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव का उपयोग होता है। और एक इंपॉर्टेंट है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव का यूज़ होता है। माइक्रोवेव या लाइट का यूज़ होता है। तो याद रखेंगे, एनएमआर में यूज़ होता है रेडियो वेव का, ईएसआर में यूज़ होता है माइक्रोवेव का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंफ्रारेड में तो आप सभी को पता होगा, इंफ्रारेड में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग होता है। अल्ट्रावायलेट में अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रे का उपयोग होता है। और एक आता है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें गामा रे का इमिशन होता है। तो ये कुछ कुछ टर्म आप याद रखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम विल गिव ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से एक्स के अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट लाइन देगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1/x का प्लॉट एक्स के अगेंस्ट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट क्वार्टर वेवलेंथ। क्वार्टर वेवलेंथ में कौन सा एब्जॉर्प्शन बैंड शो होगा। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, क्वार्टर वेवलेंथ मतलब डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कौन सा शो होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी। ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्वार्टर वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन बैंड शो होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टीरियोमेरिक फॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन का स्टीरियोमेरिक फॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ ये दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, नेचुरल रबर विथ जेड डबल बॉन्ड इज एन इलास्टोमर। गुट्टा पर्चा विथ ई डबल बॉन्ड is rigid material। ऑप्शन सी है, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। गुट्टा पर्चा इज लेस क्रिस्टलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए दोस्तों ग्लिप्टल का फिर से आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन हम लोग थैलिक एसिड से करवा रहे थे और बन रहा था ग्लिप्टल। तो कौन सा यहाँ पे ग्लिप्टल का आपका स्ट्रक्चर होगा ये आपको बताना है। चलिए कौन सा और दो ऊपर हैं उसको देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिप्टल। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का मिलाकर के इथाइलिन ग्लाइकोल, देखिए यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग करके और आपका यहाँ पे थैलिक एसिड का उपयोग करके बनता है। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे कि यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, देखिए यही इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ होता है CH2OH और यहाँ पे CH2OH, यही है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। और आपका थैलिक एसिड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए COOH और COOH, ये आपका थैलिक एसिड होता है। ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड बन करके ग्लिप्टल बनता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयर स्पेक्ट्रा ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स इन। आयर स्पेक्ट्रा से आपको क्या पता चलता है। प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, या फिर बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पे फॉस्फोरस का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। फॉस्फोरस का देखिए दोस्तों Z15 दिया गया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3s2 3p3, ये होता है। मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 3, n का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। उसके बाद आता है L का वैल्यू क्या होगा -2। L का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए L का वैल्यू होगा, L इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है, ये आपका वैल्यू होता है। n-1 to 0 ये आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे L का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, 1 और 0 हो सकता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, -1 से 0, 1 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1, +½ या फिर -½ होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 3 होगा, L का वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो सकता है, उसके बाद -1, m का वैल्यू हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे ms +2 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एलिमेंट कौन सा होगा। तो दोस्तों ये चीज़ हम लोगों ने क्या में पढ़ा, ये चीज़ हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ही मेरे ख्याल से पढ़ा। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किस में रहता है, बी ग्रुप में रहता है, ठीक है। 2B 3B में रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 115 हैज़ कन्फिग्रेशन। अभी जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है एलिमेंट का 115 उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा। देखिए 100 के बाद 1 से रिपीट करता है, तो मतलब 115 मतलब 15 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 15 का होता है S2P3, ये होता है 15 का NS2NP3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NS2NP3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, द सेकेंड आयोनेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। इसका क्या रीज़न होता है। तो इसका रीज़न होता है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बहुत, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है प्लस बन जाता है, उसके बाद जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल में, इसीलिए उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज है नहीं, जो मेरे पास है उसी से मैं आपको क्लासेस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना तक हो सके आपका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें अगर सपोर्ट करना है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी तो टाइम कम है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, मेरे ख्याल से 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है केमिस्ट्री का। तो जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अभी लास्ट टाइम में अच्छे से पढ़ लें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।